अब हम जो है वो देखेंगे नागरिकता के बारे में। भाग 2 भाग 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, भाग 2 हम देखेंगे अनुच्छेद 5 से 11 तक। देखते हैं नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है। इन अधिकारों को ही नागरिकता कहते हैं। मतलब जो नागरिकों को विशेष अधिकार मिले होते हैं उसे ही नागरिकता कहा जाता है। भारत में एकहरी नागरिकता है। भारत में कैसी नागरिकता है? एकहरी, मतलब केवल देश बस की नागरिकता लेनी है। पर लेकिन अगर जो अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में कैसी है? दोहरी नागरिकता है। वहाँ राज्य की भी लेना पड़ता है और देश की भी लेना पड़ता है। अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं, राज्यों का नागरिक नहीं बल्कि निवासी हैं। राज्य के हम क्या हैं? निवासी हैं। भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में नागरिकता कहाँ से लिया गया है? तो भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता का पहला विवरण अरस्तू ने दिया था। नागरिकता का सबसे पहला विवरण किसने दिया? तो अरस्तू ने दिया था। भारत की नागरिकता 1955 के अधिनियम पर आधारित है। कब के अधिनियम पर? 1955 के अधिनियम पर आधारित है। नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में किया गया था। 1986 में पहली बार जो है वो संशोधन किया गया था। नागरिक होने के कारण पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया जाता है। भारत का नागरिक होने के कारण पैन कार्ड, आधार कार्ड ये सब दिए जाते हैं और गैर नागरिक को यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। जो गैर नागरिक होता है मतलब जो भारत का नागरिक नहीं है उसे ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। अब देखते हैं आर्टिकल 5 अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता, मतलब जब संविधान प्रारंभ हुआ था, संविधान के प्रारंभ से ही जो नागरिकता दी गई है, अर्थात जब संविधान बना तो उस समय सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे। मतलब जब आर्टिकल 5 में कहा गया है कि जिस समय भारत का संविधान बना और भारत में जितने लोग प्रेजेंट थे वो सभी भारत के नागरिक कहलाएंगे। आर्टिकल 5 में कहा गया है। अनुच्छेद 6 की बात करें तो इसमें क्या कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत में आए लोग, मतलब जो लोग पाकिस्तान से भारत में आ गए हैं, आए लोगों की नागरिकता, किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। इसमें कहा गया है कि यहाँ पर प्रिमेटिव रूल 19 जुलाई 1948 19 जुलाई 1948 के पहले जो लोग पाकिस्तान से भारत आ गए हैं वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत में जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए हैं वो भारत के ही नागरिक कहलाएंगे, है ना। आर्टिकल 6 में कहा गया है। जबकि आर्टिकल 7 में इसका विपरीत कहा गया है कि स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति, मतलब ऐसे व्यक्ति जो स्वतंत्रता के बाद, जब स्वतंत्र हो गया भारत, उसके बाद भारत से पाकिस्तान चले गए और वे फिर से लौट करके भारत आना चाहते हैं तो उनको भी नागरिकता क्या है? दे दी जाएगी। ये अनुच्छेद 7 में कहा गया है। अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत चले गए हैं, मतलब पाकिस्तान से भारत आ गए हैं जो लोग 19 जुलाई 1948 के पहले, वो भारत के नागरिक प्रिमेटिव रूल के जरिए कहलाएंगे। उसके बाद भी अगर जो आते हैं तो वो नागरिक, उन्हें भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। और आर्टिकल 7 में कहा गया है कि अगर जो भारत से स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए हैं और अब वे लौट करके भारत आना चाहते हैं, भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। आर्टिकल 8 में कहा गया है कि विदेश भ्रमण और नौकरी करने, मतलब आर्टिकल 8 में कहा गया है कि कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी नौकरी कर सकते हैं, है ना। और अगर जो भारत की नागरिकता समाप्त इसमें क्या है? नहीं होगी। कहीं भी हम विदेश में कहीं भी घूमें हमारी नागरिकता समाप्त नहीं होगी, चाहे नौकरी करें चाहे भ्रमण करें, नागरिकता हमारी समाप्त नहीं होगी। आर्टिकल 8 में कहा गया है। आर्टिकल 9 में कहा गया है कि अगर जो हम विदेशी नागरिकता लेते हैं, हम विदेशी नागरिकता ले लेंगे तो हमारी भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी अपने आप, है ना। आर्टिकल 10 में कहा गया है कि भारतीय की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करता। अगर जो कोई देश विरोधी कार्य कर लेगा तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। देश विरोधी जैसे कि आतंकवादी बन जाए, अगर जो है ना देश विरोधी काम करे तो उसकी नागरिकता क्या है? भारत में छीन ली जाएगी और उसे फिर जो चाहे वो ढोल की तरह बजा सकता है, क्योंकि उसके पास नागरिकता नहीं है, पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखा सकता, वो उसे जो चाहे वो ढोल की तरह बजा सकता है। इसलिए से किसी भी देश का नागरिक होना बहुत जरूरी, नागरिकता प्राप्त करना बहुत जरूरी होता है।
आर्टिकल 11 में कहा गया है कि नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है। नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है। यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। गृह मंत्रालय और मतलब संसद कानून बनाती है और गृह मंत्रालय इसकी जिम्मेदारी ली है। हमने देखा आर्टिकल 5 से 11 तक के बारे में। हमने 5 में क्या देखा कि जब भारत का संविधान बना उस समय जितने लोग भारत में थे वो सभी भारत के नागरिक कहलाएंगे। आर्टिकल 6 में देखा कि पाकिस्तान से भारत जो लोग आ गए हैं, प्रिमिटिव रूल 19 जुलाई 1948 के पहले, उन्हें भी भारत की नागरिकता पहले से ही मतलब प्राप्त मानी जाएगी, है ना। आर्टिकल 7 में कहा गया है कि स्वतंत्रता के बाद जो लोग पाकिस्तान चले गए हैं भारत से, वो फिर से भारत आना चाहते हैं, भारत की नागरिकता चाहते हैं, तो उन्हें भी नागरिकता मिल जाएगी। आर्टिकल 8 में कहा गया है कि विदेश भ्रमण कर सकते हैं, हम नौकरी कर सकते हैं विदेश में, हमारी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। मतलब घूमने फिरने आर्टिकल 8 में कहा गया है। आर्टिकल 9 में कहा गया है कि विदेशी नागरिकता अगर जो हम ले लेते हैं तो हमारी भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 10 में कहा गया है कि भारत की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी काम ना करे, है ना। आर्टिकल 11 में कहा गया है कि नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है और यह जिम्मेदारी किसके अधीन है, तो गृह मंत्रालय के अधीन है। और कानून कौन बनाती है, तो कानून बनाती है अपनी संसद। अब देखते हैं नागरिकता प्राप्त करने की विधियां। जैसे कि यहाँ पर नागरिकता अधिनियम कब आया था, तो 1955 में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सिटीजनशिप एक्ट कब लागू हुआ, कब आया भारत में, तो 1955 में। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 विधियां हैं। अब 5 विधियां कौन कौन सी हैं। पहला, जन्म के आधार पर 1986 में भारत में जन्म लेने वाले भारतीय बच्चों को नागरिकता दी जाएगी। तो इसका उल्टा असर भी होता था। देखो, जन्म के आधार पर अब कोई विदेश से आया है भारत में भ्रमण करने, है ना, उसका जो है उनका बच्चा यहाँ जन्म हो गया तो उसको भी भारत की नागरिकता ये दे दी जाएगी इसके अकॉर्डिंग, तो है ना। फिर इसमें संशोधन किया गया था बाद में, पर लेकिन पहले ये था जन्म के आधार पर भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी। अब यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे कि सभी बच्चों, मतलब कोई बाहर से भ्रमण करने आया उसका बच्चा हो गया भारत में, तो वही मतलब भारत का नागरिक बन जाएगा, है ना। इनके कहने का मतलब यहाँ पर ये समझ में आ रहा है। यदि उसके माता पिता भारत के नागरिक हों तो हम सभी, यहाँ से हमें क्लियर हुआ कि उसके माता पिता जो है वो भारत के, कोई भी माता या पिता में से कोई भी भारत के नागरिक होना चाहिए। अगला है वंश के आधार पर। 1992 में विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी वंश के आधार पर। 1992 में कहा गया माता पिता या दोनों में से कोई भी भारत का नागरिक हो, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर शिखर धवन जो है वो वंश के आधार पर इन्हें नागरिकता दी गई है। पंजीकरण, तीसरा है पंजीकरण। पंजीकरण में क्या है कि इसी विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 7 साल लगातार भारत में रहना होगा। पंजीकरण के द्वारा नागरिकता भारत में प्राप्त करने के लिए भारत में 7 साल निवास करना होगा। इस विधि द्वारा राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता दी जाती है। राष्ट्रमंडल देश कौन है, अब देखो पंजीकरण की नागरिकता किसे दी जाती है, तो राष्ट्रमंडल देशों को। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि राष्ट्रमंडल देशों को ही केवल पंजीकरण नागरिकता दी जाती है। अब पंजीकरण नागरिकता राष्ट्रमंडल देश कौन से हैं, जो भी ब्रिटेन के अधीन थे पहले, है ना, जो भी ब्रिटिश के अधीन थे, अंग्रेजों के अधीन थे, उन सभी को राष्ट्रमंडल देश के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रमंडल देश कहते हैं। तो उन्हें ही पंजीकरण के द्वारा भारत में नागरिकता दी जाएगी। उन्हें क्या करना पड़ेगा, 7 साल भारत में निवास करना पड़ेगा, उसके बाद उन्हें नागरिकता मिल जाएगी। अगला है देशीकरण के आधार पर। वैसे व्यक्ति जो भारत की किसी एक भाषा को ही जानता है, वैसा व्यक्ति, अब देशीकरण के आधार पर मतलब वैसा व्यक्ति जो भाषा की किसी भी एक भाषा को जानता है, किसी भी भाषा को, भारत के किसी भी भाषा को, कोई जितनी भाषा है कोई भी भाषा जानता है ना। भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता है, मतलब अच्छे विचार रखता है, वैज्ञानिक या कला में निपुण हो, साथ ही लगातार भारत में 10 साल तक रहा हो, उसे हम देशीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता दे देंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, देशीकरण के आधार पर अब कोई व्यक्ति 10 साल तक भारत में रहेगा तो उसको भारत की लैंग्वेज कोई ना कोई तो आ ही जाएगी जहाँ रहेगा, तो है ना। तो यहाँ पर क्या है, और पर यहाँ पर वैज्ञानिक कला या फिर वैज्ञानिक में या फिर कला में उसे निपुणता भी होना चाहिए। यहाँ पर ये कहा गया है, भारत के प्रति उसकी सकारात्मक सोच होनी चाहिए। अगला है अर्जित भूमि। किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर
जैसे कि मान लो अभी नेपाल को अगर जो हम भारत में मिला लेते हैं, या फिर भूटान, किसी को भी हम भारत में मिला लेते हैं, तो यहाँ पर अर्जित भूमि के आधार पर देखो, किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहाँ के लोगों की नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे कि सिक्किम का भारत में विलय होने के बाद वहाँ जो निवास करते थे उन्हें भारत की नागरिकता दे दी गई। जैसे कि नागरिकता बंगाल देश के परगना जिले को नागरिकता यहाँ पर दी गई थी, है ना। बांग्लादेश के परगना जिले और भारत के भी कुछ जिले जो थे वो बांग्लादेश में दिए गए थे, और बांग्लादेश के कुछ जिले भारत में लिए गए थे। अब एनआरआई देखते हैं। एनआरआई क्या है? यानी कि नॉन रेसिडेंट इंडियन। वह नागरिक, मतलब एनआरआई का मतलब वो है कि मतलब अगर जो, जैसे कि हाँ तुम ही हो, तुम क्या करो, विदेश चले जाओगे 6 महीने के लिए, तो तुम भारत के लिए क्या बन जाओगे? एनआरआई बन जाओगे, है ना। वह नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं रहता है, लेकिन वो भारत का नागरिक है, वह विदेश में 6 महीने से ज़्यादा पढ़ाई या फिर नौकरी करने के लिए गया है, पढ़ाई करने के लिए गया है या फिर नौकरी करने के लिए गया है, भारत से 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, तो उसे हम एनआरआई की एनआरआई के अंतर्गत रख देंगे, है ना, कि वो एनआरआई है। ओवरसीज नागरिकता क्या है? इसे 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा जोड़ा गया था। ओवरसीज नागरिकता जो है इसे 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा जोड़ा गया था। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है ओवरसीज नागरिकता। ओवरसीज नागरिकता का कॉन्सेप्ट भारत में कब आया? तो 2005 में आया। 2005 में ओवरसीज नागरिकता कॉन्सेप्ट आया। इसमें लक्ष्मीमल सिंधिया समिति द्वारा जोड़ा गया। किस समिति द्वारा? तो लक्ष्मीमल सिंधिया समिति, लक्ष्मीमल सिंधवी समिति द्वारा 2005 में ओवरसीज नागरिकता किसके द्वारा? लक्ष्मीमल सिंधवी समिति के द्वारा 2005 में लक्ष्मीमल सिंधवी समिति के द्वारा 2005 में ओवरसीज नागरिकता जोड़ी गई, जिसमें इसके द्वारा बड़े बड़े उद्योगपतियों को नागरिकता भारत में दी जाएगी। वो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं। इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना वीजा के भारत में आ सकता है। मतलब जो ओवरसीज नागरिकता होगा वो भारत में बिना वीजा के भी आ सकता है। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि जो लोग उद्योगपति होते हैं वो भारत में आकर के अपना कारखाना खोलें, है ना, बड़ी बड़ी कंपनियां लगाएं, इसलिए से उनके लिए क्या है, ये रूल खोला गया है ओवरसीज नागरिकता। नोट में दिया हुआ है कि देश विरोधी काम करने या पागल हो जाने या दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाने पर गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अब देखते हैं वीज़ा क्या है। वीज़ा की बात करें, किसी दूसरे देश में जाने के अनुमति की आवश्यकता होती है। मतलब जब हम किसी दूसरे देश में जाते हैं तो हमें क्या होती है, किसकी आवश्यकता होती है? वीज़ा की आवश्यकता होती है। भारत से जैसे कि हम जा रहे हैं तो हमें भारत में पासपोर्ट लगेगा, भारत से जाने के लिए पासपोर्ट। और जैसे हम जापान में जा रहे हैं तो जापान में पहुंचने के लिए हमें वीज़ा वीज़ा नहीं होगा तो जापान अपने सिटी में एंटर नहीं करने देगा, आपको एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने देगा। वीज़ा का मतलब वहाँ वीज़ा का मतलब जैसे कि जापान में पहुँचे आप, जापान में जब आपके पास वीज़ा होगा तभी आप जापान के एयरपोर्ट से बाहर निकल सकते हैं, है ना, नहीं तो फिर वहीं से लौटा देगा आपको, भारत वापस कर देगा भारत के लिए वीज़ा। इस अनुमति को ही वीज़ा कहते हैं। बिना वीज़ा किसी दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते। अब पासपोर्ट की बात करें तो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश जाने के लिए खुद अपने देश में अनुमति लेनी है। मतलब वीज़ा मतलब वहाँ दूसरे देश से अनुमति, पासपोर्ट मतलब अपने देश से अनुमति कि भाई हम जा रहे हैं दूसरे देश में, उसे ही हम क्या कहते हैं? पासपोर्ट कहते हैं। अब देखते हैं हम CAA यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 में जो आया था उसके बारे में। नागरिक संशोधन अधिनियम, यह भारत की संसद द्वारा पारित किया गया था अधिनियम, जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिकता कानून को संबोधित करके यह व्यवस्था की गई थी कि 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक CAA का मतलब डायरेक्ट याद करना है, क्या याद करना है कि अल्पसंख्यक जो धार्मिक प्रताड़ना वाले अल्पसंख्यक जो भी थे उन्हें 31 दिसंबर 2014 के बाद जो है
इन्हें भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। जो भी क्या है, धार्मिक प्रताड़ना वाले अल्पसंख्यक थे, धार्मिक प्रताड़ना वाले अल्पसंख्यक, जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन तीनों देशों, केवल इन 3 देशों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? इन 3 देशों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के जो धार्मिक प्रताड़ना जिनमें की गई थी, उनके अल्पसंख्यक, चाहे हिंदू हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे पारसी हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी 31 दिसंबर 2014 में, 14 से, है ना, कहा गया है। इसके बाद कहा गया कि इस विधेयक में भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक क्या है, 11 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में भी छूट देते हुए इस अवधि को कितना कर दिया गया, 5 वर्ष कर दिया गया था। यानी कि जो अल्पसंख्यक हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के, उन्हें 31 दिसंबर 2014 के बाद 5 वर्ष होने पर उनको जो है भारत में नागरिकता CAA के तहत दे दी जाएगी। भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल दिया गया। इसके बाद 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान के 7 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने पर मतलब अधिकार को लागू कर दिया गया। मतलब 7 लोगों को यहाँ पर दिया गया और 20 दिसंबर 2019 को, और इस अधिकार को लागू कर दिया गया। CAA 2019 में आया। इसमें कहा गया कि 31 दिसंबर 2014 के बाद, 31 दिसंबर 2014 के बाद 5 वर्ष, पहले 11 वर्ष था, 11 वर्ष को छोड़ करके 5 वर्ष कहा गया कि 5 वर्ष जो अल्पसंख्यक रह चुके हैं 31 दिसंबर 2014 के बाद रह चुके हैं, मतलब उससे पहले या फिर उससे बाद जो अभी आते हैं, तो 5 साल तक रहेंगे, उसके बाद ही उन्हें भारत में नागरिकता दी जाएगी। NRC क्या है? NRC नेशनल रीजनल ऑफ सिटीजन। NRC का मतलब डायरेक्ट याद रखना है कि NRC का संबंध आसाम से है। NRC का संबंध केवल आसाम से है। यानी कि जब 24 मार्च 1971 से पहले जो लोग आ गए थे, जो व्यक्ति बांग्लादेश से 24 मार्च 1971, यानी जब पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, बांग्लादेश का जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था पूर्वी पाकिस्तान से, तब 24 मार्च 1971 से पहले जितने भी लोग भारत आ गए थे, उन्हें NRC के तहत असम के मतलब NRC के तहत उन्हें क्या करेगा, भारत में नागरिकता दे दी जाएगी। 24 मार्च 1971 के पहले जो लोग बांग्लादेश से भारत आ गए हैं, उन्हें भारत की नागरिकता NRC के तहत दे दी जाएगी। अब इसे पढ़ लेते हैं एक बार। भारत में राष्ट्रीय नागरिक पंजीयन भारत सरकार द्वारा निर्मित एक पंजी है, जिससे उस भारतीय नागरिकता के नाम है जो असम के वास्तविक वैध नागरिक हैं। यह पंजीयन विशेष रूप से असम के लिए ही बनाई गई है। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में लड़ाई चल रही थी, तो बहुत से लोग वहां से भागकर भारत चले आए। ये सभी लोग धार्मिक प्रताड़ना, हानि, बल्कि अपने ही देश के लोगों द्वारा प्रताड़ित थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा था कि आप NRC लाएं और जो व्यक्ति 24 मार्च 1971 से पहले भारत आए हैं, उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाए। मैंने भी तो यही समझाया कि मतलब जो लोग बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर के, बांग्लादेश लोगों से ही प्रताड़ित होकर के भारत आ गए हैं 24 मार्च 1971 से पहले, उन्हें भारत की नागरिकता NRC के तहत दे दी जाएगी। 2015 में NRC का रजिस्ट्रेशन जो है वो रजिस्टर बनने लगा 2015 से। NRC में रजिस्टर होने के लिए 2 लिस्ट को मिलाकर कुल 30 डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक होना आवश्यक है। यदि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको 4 माह का समय दिया जाएगा। आपको 4 माह के अंदर अपने आप को साबित करना पड़ेगा। यदि 4 माह के अंदर आप अपने आपको साबित नहीं कर पाते हैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा। यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको साबित नहीं करता है तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। यदि सुप्रीम कोर्ट भी आपको साबित नहीं करता है तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी और आपको डिटेक्शन सेंटर में भेज दिया जाएगा। अपने को NRC का मतलब डायरेक्ट याद रखना है कि बांग्लादेश से आए हुए जो लोग थे 1971 में, 24 मार्च 1971 से पहले, वो असम में अगर जो हैं तो भारत के नागरिक हैं, बस NRC के तहत। ठीक, अब देखते हैं NPR क्या है, नेशनल पॉपुलेशन
रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। ये क्या है? एनपीआर, ये जनसंख्या से संबंधित है। एनपीआर के बाद जनगणना की सही, मतलब एनपीआर के तहत ही जनगणना जो है वो सही ढंग से हो रही है। एनपीआर के बाद जनगणना का सही आंकड़ा मिलेगा, मतलब एनपीआर के कारण ही जनगणना का जो है वो सही आंकड़ा मिल पाता है। एनपीआर देश के निवासियों का एक रजिस्टर है। इसे नागरिकता अधिनियम 1955 के नागरिकता नियम 2003 के प्रावधानों के आधार पर स्थानीय ग्राम पंचायत, तहसील, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया था। कब? 1955 के नागरिकता अधिनियम। अच्छा, नागरिकता अधिनियम कब आया था? 1955 में आया था, है ना। नागरिकता अधिनियम 1955 में आया था, ये याद रखना है, मैं बता चुका हूँ पहले भी। 2003 में क्या हुआ? 2003 में इसे जो है इसके प्रावधानों को आधार पर स्थानीय ग्राम पंचायत, तहसील या फिर राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया था। अपने परिवार, आपका परिवार कितना है और कौन कौन व्यक्ति, मतलब कहाँ रहते हैं आपके परिवार के, इस आधार पर एनपीआर बनेगा। इसे जनसंख्या की गणना की जाती है। मतलब सीधे सीधे एनपीआर बोले तो अपने को ध्यान रखना है यार, जनगणना। एनपीआर बोले जनगणना, एनसीआर बोले मतलब जो लोग बांग्लादेश से आसाम आए हैं, ठीक है ना। एनआरसी, एनआरसी बोले, एनआरसी मतलब बांग्लादेश से आसाम आए हैं, ठीक है। एनपीआर मतलब जनगणना, वास्तविक जनगणना, ठीक है। एनपीआर 2003 में 2003 से लागू होता है एनपीआर, ठीक है। एनपीआर 2003 से लागू होता है, ध्यान रखना है। और एनसीआर यानी कि नेशनल, मतलब कि एनआरसी जो है वो, एनआरसी बांग्लादेश से आसाम आए हुए लोग। और एनपीआर क्या है? एनपीआर जनगणना है। एनसीआर भारत में आए हुए लोग, आसाम में आए हुए लोग बांग्लादेश से, ठीक है। आगे देखते हैं, अब देखते हैं भाग 3। भाग 3 में हम आ चुके हैं। फंडामेंटल राइट, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। मूल अधिकार 12 से 35 तक है, फंडामेंटल राइट। अब देखते हैं मूल अधिकार के बारे में। यहाँ पर को मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? नैसर्गिक अधिकार। मूल अधिकार को ही नैसर्गिक अधिकार कहते हैं, क्योंकि ये जन्म के बाद मिल जाता है, मतलब जन्म के बाद ही, जन्म से ही हमें मिल जाता है मूल अधिकार। इसे ही हम नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। नैसर्गिक अधिकार किसे कहते हैं? एग्जाम में पूछेगा तो क्या है? मौलिक अधिकार को ही हम, मूल अधिकार जो होता है उसे ही हम नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा या फिर नैसर्गिक अधिकार, ये मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट को ही कहते हैं। फंडामेंटल राइट को हम मैग्ना कार्टा कहते हैं या फिर नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। नैसर्गिक अधिकार या फिर मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है मूल अधिकार को ही। इसे यूएसए के संविधान से लिया गया है। किसे? यूएसए के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार को यूएसए के संविधान से लिया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूएसए के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 12 में देखते हैं। अनुच्छेद 12 में कहा गया है मूल अधिकार की परिभाषा कही गई है। अनुच्छेद 12 में मूल अधिकार की परिभाषा कही गई है। अनुच्छेद 13 में कहा गया है यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार को, मतलब कोई दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करते हैं, हमारे मूल अधिकार को कोई दूसरे मूल अधिकार अगर जो प्रभावित करते हैं, तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। अल्पीकरण यानी कि जो है हमारी, मतलब सिक्योरिटी, अपने आप में प्राइवेसी हमारी जो है, ठीक है ना, हमारी प्राइवेसी है, प्राइवेसी को यहाँ पर कहा गया है अल्पीकरण। अल्पीकरण, हमारी जो प्राइवेसी है मूल अधिकार की, उसे ही अल्पीकरण कहा गया है। तो आर्टिकल 13 में क्या है? अल्पीकरण के बारे में बताया गया है, यानी कि प्राइवेसी के बारे में, है ना। मूल अधिकार में जो हमारी प्राइवेसी है उसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 13 में। अब देखते हैं हम समानता या समता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। समानता या समता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 तक। आर्टिकल 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 में कहा गया है जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर समानता। आर्टिकल 16 में कहा गया है लोक नियोजन यानी कि सरकारी नौकरी में समानता। आर्टिकल 17 में कहा गया है अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत। आर्टिकल 18 में कहा गया है उपाधियों का अंत। अब एक बार फिर से देखते हैं, आर्टिकल 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समानता, यानी कि अर्थात क्या है? कानून के सामने सब समान है। यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। विधि के समक्ष समानता कहाँ से ली गई है? विधि के समक्ष समानता कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है। और अगर जो पूछे विधि के समान संरक्षण,
ये कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। विधि देखो, विधि यहाँ पर विधि या फिर कानून, विधि के समक्ष संरक्षण पूछे या फिर कानून के समक्ष संरक्षण पूछे तो ये अमेरिका से लिया गया है। जबकि विधि के समक्ष समानता कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से ली गई है। विधि के समक्ष संरक्षण या फिर कानून के समक्ष संरक्षण ये अमेरिका से लिया गया है। यहाँ पर देखो मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर क्या है? समानता है, विधि के समक्ष समानता, और यहाँ पर क्या है? संरक्षण है। संरक्षण जो है वो अमेरिका से लिया गया है, समानता जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। विधि के समक्ष समानता या फिर कानून के समक्ष समानता पूछे तो ब्रिटेन से लिया गया है। विधि के समक्ष या फिर कानून के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। और अगर जो पूछे विधि के समक्ष संरक्षण या कानून के समक्ष संरक्षण तो ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। डाउट क्लियर? अब देखते हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में कहा गया है जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थल यानी कि सरकारी स्थल जो होता है उस पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे कि ताजमहल में लोग जाते हैं भ्रमण करने के लिए तो वहाँ पर जो है वो किसी भी जैसे कि कोई काला है या फिर गोरा है या फिर जाति ऊंची नीची ये सब कुछ नहीं देखा जाएगा, है ना। आर्टिकल 15 में यही कहा गया है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर समानता। ठीक है, जन्म स्थान यानी कि किस जाति में किस उसमें जन्म उसका जन्म हुआ है ना, ब्राह्मण में या फिर किस में भी किसी में भी हुआ हो तो यहाँ पर कहा गया कि सबके समक्ष यहाँ पर समानता मानी जाएगी। आर्टिकल 16 में कहा गया है लोक नियोजन यानी कि सरकारी नौकरी में समानता। इससे पिछड़े वर्ग के लिए कुछ समान आरक्षण की चर्चा है। मतलब जो पिछड़े एसटी, एससी, ओबीसी हैं इनके लिए कुछ समान संरक्षण कहा गया है आर्टिकल 16 में। अभी जो हम लोग मतलब जनरल वालों के लिए जो अभी आया है कौन सा, ये अपने मेरे दिमाग में ध्यान नहीं आ रहा, ये जब आया याद आएगा तो बताऊंगा, है ना। भी ईडब्ल्यूएस, सॉरी ईडब्ल्यूएस किस में है? ईडब्ल्यूएस तो आर्टिकल 16 में ही है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। ईडब्ल्यूएस किस में है? तो आर्टिकल 16 में ही है, सरकारी नौकरी की समानता। इसी में ईडब्ल्यूएस है। इसी में कहा गया कि इसमें कुछ पिछड़े वर्गों के लिए समक्ष आरक्षण दिया गया है। और जो ईडब्ल्यूएस है ये भी किस में है? तो आर्टिकल 16 में ही है, ठीक है। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत, छुआछूत, है ना, छुआछूत का अंत आर्टिकल 18 में क्या गया है? उपाधियों का अंत। किंतु शिक्षा, सुरक्षा तथा भारत रत्न, पदक, विभूषित इत्यादि रख सकते हैं। यहाँ पर कहा गया कि उपाधि जो है, उपाधियों को तो वैसे ही अंत कर दिया गया है, पर लेकिन यहाँ पर कहा गया जैसे कि डॉक्टर है तो कोई अपने डॉक्टर तो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकता है ना, और कोई शिक्षक है तो अपने नाम के आगे टीचर लगा सकता है, इंजीनियर है तो ईआर लगा सकता है ना। इस तरह की उपाधि जो जैसे कोई जनरल है तो वो अपने नाम के आगे जनरल लगा सकता है ना। आर्मी में कोई जनरल है, कर्नल है तो वो अपने नाम के आगे कर्नल लगा सकता है। तो ये उपाधियां जो है इनको छोड़ करके अन्य उपाधियां आर्टिकल 18 के तहत। अब देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 19 से 22 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात करें तो आर्टिकल किस में है? 19 में है। 19(1) में कहा गया है, ए में या फिर ए बोले या फिर 1 बोले, बात एक ही है। कहा गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें कहा गया कि बोलने की स्वतंत्रता, झंडा फहराने, है ना, पुतला जलाने, आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन, प्रेस की स्वतंत्रता, ये जितनी भी स्वतंत्रता हैं ये सब आर्टिकल 19 के ए में है, यानी कि आर्टिकल 19 के ए में है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की स्वतंत्रता और पुतला जलाने की स्वतंत्रता। जैसे किसी भी नेता का पुतला जलाते हैं, है ना, पुतला जलाने की स्वतंत्रता आरटीआई या फिर प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के अंतर्गत है। मीडिया की स्वतंत्रता किसके अंतर्गत है? तो आर्टिकल 19 ए के अंतर्गत मीडिया की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 ए के अंतर्गत। आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन ये भी आर्टिकल 19 के तहत। पुतला जलाना, झंडा लहराना, बोलने की स्वतंत्रता, है ना। अब देखते हैं 19(b) या फिर 19(2) बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता। बिना हथियार सभा करने की, अब ये याद नहीं रखना बिना हथियार, यहाँ पर ये सब याद नहीं रखना है, अपने को ये याद रखना है कि सभा करने की स्वतंत्रता। सभा करने की, देखिए पहले में हमें याद रखना है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, सॉरी, पहले हमें याद रखना है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरे में सभा करने की स्वतंत्रता, तीसरे में संगठन करने की स्वतंत्रता, चौथे में बिना रोके टोके
चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, मतलब देश में हम कहीं भी घूम सकते हैं, है ना। देखो, पहले क्या करेंगे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, है ना, लोगों को बुला करके सभा करें। संगठन, कोई भी संगठन बनाए, कोई भी नया मतलब संगठन बनाए, है ना, किसी भी चीज़ के लिए। फिर उसके बाद घूमने की स्वतंत्रता, हम देश में कहीं भी घूम सकते हैं, है ना। भारत में किसी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता, किसी भी क्षेत्र में बस सकते हैं। जब घूमेंगे, जब देखो क्या होगा, जब तुम सभा बनाओगे, सभा बनाने के बाद कोई संगठन बनाओगे, संगठन के बाद जब कहीं अपने संगठन का प्रचार करने जाओगे, घूमने घूमने फिरने, तो कहीं बसोगे तो रात को बसने की स्वतंत्रता, है ना। देखो, घूमने की सभा, संगठन के बाद घूमने की स्वतंत्रता। मान लो कोई संगठन बनाया तुमने, उसके बाद तुम घूमने चले गए, है ना, अपने मतलब थोड़ा दूर चले गए घूमने अपने घर से, तो घूमने की स्वतंत्रता, वहाँ घूम रहे हो, अब घर तो तुरंत लौट के आ नहीं सकते, तो वो वहीं बसोगे, तो वहीं पर बसने की स्वतंत्रता। फिर उसके बाद संपत्ति का अधिकार, यहाँ पर मतलब यहाँ पर है आर्टिकल 19(6) में, 19(6) में संपत्ति का अधिकार। अब मूल अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार था इसमें, अब मूल अधिकार नहीं है, बल्कि कानूनी अधिकार हो गया है। पहले ये क्या था, मूल अधिकार था, मतलब मूल अधिकार ऐसे कि जैसे कि हमारे ज़मीन से अगर जो रोड गुजर रही है, तो हम बोल देंगे हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे, ये हमारे पुरखों की ज़मीन है, इसलिए से हम इसे नहीं देंगे। इसलिए से पहले जो था बहुत प्रॉब्लम आती थी, इसलिए से इसे जो है वो कानूनी अधिकार में डाल दिया गया, इसे मूल अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार में डाल दिया गया है ना। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत मौलिक अधिकार से हटा करके इसे अनुच्छेद 300 का में कानूनी अधिकार में रखा गया है। 301 के कानूनी अधिकार में, पहले ये किसमें था, तो पहले ये था अपने मूल अधिकार में, संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार में था 19F में, फिर इसे हटा करके किसमें कर दिया गया, तो 300A में कर दिया गया, कानूनी अधिकार में। अब देखते हैं इसके बाद व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, व्यवसाय कहीं भी हम कर सकते हैं, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता 19 आर्टिकल में कितने हैं, एक ABCDEFG, जी आर्टिकल तक दिया गया है, 19G तक, है ना। 19F जो है वो समाप्त कर दिया गया है, जो कि संपत्ति का अधिकार है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया है, इसे कानूनी अधिकार में डाल दिया गया है 300A के तहत। 19A में क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की, पुतला जलाने की, RTI यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन, प्रेस की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19B में है कि बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता, बी में सभा, सी में संगठन, डी में घूमने की स्वतंत्रता, ई में बसने की स्वतंत्रता, एफ में संपत्ति और जी में व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। अब देखते हैं आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में कहा गया कि इसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 20 में एक गलती के लिए एक सजा, एक गलती के लिए एक सजा, आर्टिकल 20 में कहा गया है, 20 के 1 में, आर्टिकल 20A में कहा गया है कि एक गलती के लिए एक सजा। आर्टिकल 20B में कहा गया है कि सजा उस समय के कानून के आधार पर ही दी जाएगी, पहले या बाद के कानून के आधार पर नहीं। अगर जो तुमने आज कोई क्राइम किया है तो आज के जो कानून है उसी के आधार पर सजा दी जाएगी, कल चाहे जो भी कानून बदल जाए, कल के अकॉर्डिंग नहीं होगा, आज के अकॉर्डिंग ही सजा तुम्हें सुनाई जाएगी। अगला है सजा के बाद भी कैदी की संरक्षण दिया जाएगा, मतलब सजा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाएगा, है ना, आर्टिकल 20(3) में कहा गया है। ठीक, अब देखते हैं नोट में कहा गया कि आर्टिकल 20 के अनुसार जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय दोषी करार नहीं कर देता तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। जब यहाँ पर आर्टिकल 20 में कहा गया है कि आर्टिकल 20 के अनुसार कहा गया है कि जब तक न्यायालय दोषी करार नहीं देगा, न्यायालय जब तक उसे दोषी, किसी व्यक्ति को दोषी करार नहीं देगा, तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाएगा।